देखते थे काइनेमेटिक्स होता है क्या हमारे पास। हमने कल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी, तो उसमें से एक ब्रांच क्या थी, मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स उस मैकेनिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स की उसके अंदर आता है, और उसकी भी सब ब्रांच है काइनेमेटिक्स, व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मोशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी हर ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट या मोशन है उसके बारे में जो स्टडी है वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स की कौन सी ब्रांच, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज आगे लिखी है, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स व्हिच कॉजेस मोशन। इसके अंदर हम इस बात की व्याख्या नहीं करते कि जो फोर्स उस मोशन को कॉज कर रही है उसकी लॉजिक के पीछे नहीं जाते हम सिर्फ बात करते हैं जो बॉडी यहाँ पे मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, वो क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं हम, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स व्हिच कॉजेस द मोशन। देखो किसी बॉडी में मूवमेंट आती है तो कोई ना कोई फोर्स लगती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेयर लानी है तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, मोबाइल उठाना तो भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करूंगा इसमें। लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर हम उस फोर्स को नहीं पढ़ रहे, सिर्फ उस बॉडी के मोशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि किसी बॉडी के मोशन को पढ़े तो आपके हमारे पास दो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो क्या होंगे, रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होता है, कोई बॉडी जो रुकी हुई है, कोई भी चीज जो रुकी हुई है वो क्या है, रेस्ट में। और मोशन क्या है, कोई बॉडी जो अपनी पोजीशन को मुस्तकिल चेंज कर रही है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई गाड़ी चल रही है तो बोलेंगे गाड़ी मोशन में, और सेम टाइम पर एक गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है तो क्या बोलते हैं, वो गाड़ी रेस्ट में, ठीक है। अब एक चलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है हमारे पास। अच्छा, इससे पहले इसकी कोई डेफिनेशन लिख लो, ये जितना आती है पेपर में ये साथ साथ लिख लो। बहुत जल्दी
अब रिलेटिव मोशन बात क्या होता है रिलेटिव मोशन हमारे पास देखो क्या है रिलेटिव मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड टू अनदर यानी हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हुए देखेंगे कि एक की मूवमेंट कैसे है दूसरी कैसे है फॉर एग्जांपल एक बस है देखो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक बस है फॉर एग्जांपल ठीक है अब इसमें हमारे पास पैसेंजर्स बैठे हैं अब और एक बंदा हमारे पास बाहर बैठा अब ये बस मूव कर रही है ठीक है ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ है ये देखेगा इस बस को ये बस के लिए क्या है मोशन है इस बंदे के लिए बस क्या कर रही है मूव कर रही है बस किसमें मोशन है ठीक है तो जो लोग अंदर बैठे हैं इनके लिए बंदा के रेस्ट में इन सब के लिए ये वाला जो पर्सन है बोल देते हैं इसको अब देखो इस बंदे के लिए सब क्या है मोशन है ये सब लोग मूव कर रहे हैं लेकिन क्या ये सब तीनों बंदे मूव कर रहे हैं सब तो बस मूव कर रही है अब जब ये बंदा जो है जब ये बंदा इसको देखेगा तो इसके लिए क्या होगा ये तो यहाँ बैठा हुआ है ये तो मूव नहीं कर रहा तो इसके लिए क्या हमारे पास रेस्ट में इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन कि हम एक बॉडी की रिस्पेक्ट से दूसरी चीज को देखें और हो सकता है कि वो जब कोई तीसरा बंदा देखे तो उसके लिए वो किसी और स्टेट में जैसा हमने बोला कि ये बंदा जब देख रहा है कि सबको तो इसके लिए मूव कर रहा है ठीक है जब ये बंदा इसको देख रहा है तो इसके लिए क्या है रेस्ट में और जब ये लोग इसको देख रहे हैं तो ये रेस्ट में ठीक है तो ये जो हमारे पास एक बॉडी की रिस्पेक्ट से दूसरे को हम देखते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में उसका क्या बोलते हैं रिलेटिव मोशन ठीक है कोई मसला इस बात में एग्जांपल देख लो ये दी है अ पैसेंजर सिटिंग ऑन अ मूविंग बस अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट जो बैठा होगा रेस्ट में बिकॉज़ पैसेंजर्स आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन पैसेंजर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर अगर अदर पैसेंजर्स की रिस्पेक्ट देंगे तो वो सब क्या रेस्ट में सब रुके हुए एक जगह बैठेंगे और उसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट बस होंगे वो सब रेस्ट में होंगे लेकिन बट फॉर अनदर ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस एक ऐसा ऑब्जर्वर जो बस के बाहर है जो अंदर पर्सन नहीं बना था जो बस के बाहर है उसके लिए क्या है नोटिस दैट द पैसेंजर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन उस बंदे को क्या लग रहा है कि जो बस के अंदर पैसेंजर और जितनी चीजें सब क्या कर रही है मूव कर रही है मोशन में क्योंकि उसके अगर वो देख रहा है तो उसके लिए क्या हो रहा है सब की पोजीशन कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है तो ये वाला जो हमने पढ़ ली ठीक है इसमें तो बस रिलेटिव मोशन है अच्छा अब आ जाओ टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास तीन टाइप के मोशन होते हैं ट्रांसलेटरी रोटेटरी और वाइब्रेटरी ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है ये क्या होता है हमारे पास कोई भी चीज जो हमारे पास समझो एक ऑब्जेक्ट है ये अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी में गई स्ट्रेट डायरेक्शन में तो हम इसे क्या बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन देख लो क्या लिखा हुआ है अ बॉडी मूव्स अराउंड द स्ट्रेट लाइन ठीक है रोटेटरी क्या होता है कोई भी हमारे समझो एग्जांपल लो अर्थ की एग्जांपल ठीक है अब आज हमारे पास दो काम करती है एक तो वो सन के अराउंड घूमती है और दूसरा बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ और एक होती है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे गोल घूम रही है ठीक है इसके वजह से हमारे पास डे एंड नाइट चेंज होता है तो उसमें अर्थ क्या होती है अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है गोल गोल मतलब एक चीज से एक मार्कर है ये नहीं रुका हुआ ये गोल गोल घूम रहा है ऐसे इसका क्या बोलेंगे रोटेटरी मोशन द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इस बॉडी की एक्सिस क्या हमारे पास ये इसी के इर्द गोल गोल घूमती रहेगी तो इसका क्या बोलते हैं रोटेटरी मोशन तीसरा क्या है सबसे आसान वाइब्रेटरी मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट है
वो सिर्फ क्या होगा, आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव कर सकता है। एक का सेंटर पॉइंट होगा, वो उस पे आगे पीछे जाएगा या फिर ऊपर नीचे, जैसे वाइब्रेशन होती है। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या होता है, आगे पीछे या ऊपर नीचे सिर्फ। फॉर एग्जांपल जो स्विंग झूला होता है उसमें क्या कर सकते हो आप, सिर्फ एक सेंटर पॉइंट है, आप जितना आगे जाओगे उतना पीछे जाओगे, फिर उतना आगे जाओगे उतना पीछे, हल्के हल्के करते एक टाइम आगे रुक जाओगे, तो वो क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। सेम एग्जांपल वाइब्रेटरी मोशन नीचे होगी तो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो वो सिर्फ ऊपर नीचे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें नॉर्मली क्या है कि एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया, इसमें फिर वही बात लिखी हुई है कि एक ही पॉइंट पे रहेगा, ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पे रहेगा लेकिन वही मेरी गोल घूम रहा है। और इसमें क्या है, द बॉडी मूव्स अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन वाली होती है बॉडी, इसमें सिर्फ ऊपर नीचे या आगे पीछे होगी। अब ये पॉइंट देख लो, जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ रिलेटेड बॉडी मूव विद सेम वेलोसिटी। जब ये बॉडी यहां से यहां तक जाएगी तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी इसके अंदर। अब इसके जितने ही पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल तो नहीं होगा, पार्टिकल बहुत सारे होंगे, उन सबकी वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा सेम होगी। इसमें आ जाओ, एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हमारे पास रोटेट कर रहा है, तो कैसे मूव करेंगे सारे पार्टिकल, सर्कुलर पाथ में। और इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ, जो उसका एक मतलब ऊपर अगर हमने स्विंग की एग्जांपल ली, जितना वो आगे उतना पीछे आया और फिर उस मोशन को रिपीट करता रहता है जब तक कि वो जीरो एक्सेलरेशन पे ना जीरो के रूप में आए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। ये तीनों का मतलब एग्जांपल देख लेते हैं इनकी। देखो ये पहले देख लो, यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन क्या है, कोई गाड़ी हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, एप्पल एग्जांपल ले लोगे, जरा से जाए गिर जाएगा। फुटबॉल एक जगह फेंक दी, वही एग्जांपल है, ट्रेन की एग्जांपल हो गई, हमारे पास तीन घंटे मूव करनी है। अब आ जाओ रोटेशनल के अंदर, लट्टू जब उसे घुमाते तो वो अपनी जगह पर ही गोल घूमता है, मतलब आगे पीछे भी होता है, उसके अलावा एक वो स्पिन कर रहा होता है, वो हो गया। फैन की एग्जांपल आसान है बहुत, एक ही जगह फिक्स है और गोल घूम रहा है। और जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो भी सेंटर पॉइंट पे फिक्स है, अपने एक्सिस पे गोल घूमेगा। वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हमने बात कर ली स्विंग की, ठीक है। अच्छा, अब क्या हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, कौन कौन सी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये दो और टाइप्स आ गए फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या क्या है हमारे पास, स्केलर और वेक्टर। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या है हमारे पास, अच्छा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर तीन चीजें होती है, दो चीजें लाजमी होती है, तीसरी किसी में होती है किसी में नहीं होती। दो चीजें क्या होती है हमारे पास, मैग्नीट्यूड, यूनिट, ये दो चीजें लाजमी होंगी, अगर ये नहीं तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तीसरी जो ऑप्शनल होती है वो होती है डायरेक्शन, कि उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन है। अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होता है, एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है कि 50 केजी मास है, किसी भी बॉडी का मास है 50 केजी, ये 50 जो है ये क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड है, केजी क्या है उसका, यूनिट है। अब यहां पे डायरेक्शन कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला ये ऑप्शनल है, किसी में होगी किसी में नहीं होगी। अब यही चीज हम बताते हैं कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। स्केलर कब होती है, फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड अ सूटेबल यूनिट, सिर्फ ये दोनों चीजें होंगी तो क्या होगी वो स्केलर। वेक्टर में क्या कंडीशन आ गई तीसरी, फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विद सूटेबल यूनिट एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन आ गई तो हमारे पास में क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटीज। अगर ये तीनों आ गई तो क्या कहलाएगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटीज। अब एग्जांपल बताओगे ऐसी वेक्टर क्वांटिटी की, तो तुम्हारी लिखी है फोर्स हो गई, मैं अगर कहीं पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसकी में डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल चेयर को मैं अपनी तरफ खींचूंगा तो क्या करूंगा कि मैंने चेयर को वेस्ट की तरफ खींचा, इसको नॉर्मली हम इससे बनवाते हैं डायरेक्शन से। इसके थ्रू बता रहे हैं डायरेक्शन के, नॉर्थ में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, इस तरह में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की भी कोई डायरेक्शन होती है, वेट डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। फिर टॉर्क की होती है कि हम किस साइड पे फोर्स लगा रहे हैं, वो हमारे पास डायरेक्शन होती है।
तो जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्या है, और वेक्टर में क्या चीज आएगी, डायरेक्शन आएगी, मैग्नीट्यूड यूनिट डायरेक्शन। तो ये दो चीजें तो लाजमी हर फिजिकल क्वांटिटी में होंगी, अगर ये नहीं तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं, फिर वो कांस्टेंट कहलाता है। अगर उसमें यूनिट नहीं है तो वो कहलाता है कांस्टेंट, वो फिर हमारे पास वो नहीं होता फिजिकल क्वांटिटी नहीं। ठीक है, यहां तक कोई मसला? अब आ जाते हैं काफी टॉपिक्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास तीन बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है जो न्यूटन ने दी थी। क्या लिखा हुआ है, देयर आर थ्री बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है उसके लिए हमारे पास तीन बेसिक इक्वेशन है। अच्छा, यूज किसकी हो रही है तीनों इक्वेशन? तीनों है, एक से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं हम किसी बॉडी की, एक वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन। तीनों को यूज करके हम ये चार चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तीन इक्वेशन है, तीनों को यूज करके हम किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहां से देखो सपोजिशन एक लिख लीजिए। हमने सपोज कर लिया हमारे पास एक बॉडी है जो ना बना लेते हैं, एक बॉडी है हमारे पास, ये मूव कर रही है, इसका एक्सेलरेशन है a। ठीक है, अब कुछ टाइम इंटरवल के बाद इसकी जो इसकी जब ये इधर मूव कर रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब मूव करने का कुछ टाइम के बाद क्या किया इसने, आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी हमने कर दी चेंज। जब वेलोसिटी चेंज की तो हो गई vf। भाई एक बॉडी हमारे पास a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, वेलोसिटी क्या है vi, इनिशियल वेलोसिटी है। फिर हमने क्या किया, हमने इसकी वेलोसिटी को चेंज किया। जब वेलोसिटी चेंज की तो उसकी स्पीड बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी, नॉर्मली हम कहते हैं हमने बढ़ा दी फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो गई। कुछ टाइम के बाद किसी टाइम में सारा काम होगा तो टाइम t है, और वेलोसिटी हमने चेंज किया है, इनिशियल का ढाई या बल्कि हमने फाइनल पे लिया है, तो ये कहलाएगी vf। ठीक है, और इस पूरे जो ये vi से vf तक गई उसमें जितना टाइम में कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर किया होगा, कोई ना कोई फासला कवर किया, उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो इसको हम इस तरह डायग्राम में शो करवाते हैं कि एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी vi है, फाइनल क्या है vf, t टाइम के अंदर इसने s डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी किसी भी बॉडी की, किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हमने vf बोली थी वो फाइंड करते हैं। अच्छा, अब इसको डेरिवेशन के लिए आती है बोर्ड में, ये वाली काम आती है, बाकी जो पढ़ेंगे वो तो लास्ट में लॉग करना है। अब इसमें देखो स्टार्ट कैसे करना है, डेरिवेशन करने के लिए जो हमारे पास तरीका होता है ये रट्टा मार के नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग पॉइंट याद आना चाहिए कि स्टार्ट कहां से करना है, उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला था, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, डेल्टा v अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। ये जो डेल्टा का सिंबल बनाया ना इसका मतलब है चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, डेल्टा और वेलोसिटी का v आ गया, डिवाइड में क्या आएगा टाइम t। अब किसी भी चीज का चेंज निकालना है तो उसमें क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, हर किसी का रखना कि किसी भी चीज का चेंज निकालना है तो हम फाइनल को इनिशियल में से माइनस कर देंगे। तो क्या हो गया, a c क्या गया हमारे पास vf माइनस vi और नीचे अब ये t यहां पे क्या हो रहा है डिवाइड, वहां जाके at हो गया vf माइनस vi, vi यहां पे क्या हो रहा है वहां जाके, तो क्या हो गया at प्लस vi। और इसको ये रखना है माइनस ये में लिखा हुआ है a b, ये देखो यार b a देखो एक ही बात है। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है a b और कहीं पे लिखा है b a, तो ये एक बात है। तो यहाँ पे ये था कि vf इधर था और ये सब कुछ इधर था, तो हमने इसको vf को यहाँ लिया और बाकी सब कुछ इधर लिया, तो हमारे पास वो सेम है। तो ये हमारे पास सिंपली क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf vi प्लस
AT। यहाँ पे VF क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यही फाइंड करना था हमें फर्स्ट इक्वेशन से। VI क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और A क्या है, एक्सेलरेशन, और T क्या है, इसमें कोई मसला, ये बहुत सिंपल होती है। अब आ जाओ सेकंड वाली है। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमें बताती क्या है, किसी बॉडी का डिस्टेंस फाइंड करनी है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस द डिस्टेंस, कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है टी टाइम में। मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू की 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, उस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो कैसे निकालते हैं, सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं। इसका स्टार्ट कहां से हो रहा है, देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वहां हमने किया था एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज, जो कि क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां हम यूज कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। किसी भी चीज का एवरेज निकालने लिया करते हैं, उसको ऐड करते हैं, और जब मैं कह रहा हूं एवरेज वेलोसिटी है, ये जो एवी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, एवरेज के लिए, ठीक है। और ये भी वेलोसिटी का एवरेज निकालने के लिए उसकी जितनी भी क्वांटिटीज है, वेलोसिटी हमारे पास दो है, एक vf है और एक फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल, दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 यहाँ पे जरूरी नहीं होता, डिवाइड उससे करते हैं कि जितनी एक क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखो कितनी है, 1 2, यहाँ पे 2 ही है सिर्फ, तो डिवाइड बाय 2 कर लिया, ठीक है। तो हम स्टार्ट को से करते हैं कि vf v vf plus vi upon 2, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन रिप्लेस vf विद, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf vi plus, यही थी। तो जो यहाँ पे vf लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं ये सब पुट कर सकता हूँ, इस vf की जगह क्या पुट करेंगे, vi plus at, जो यहाँ हमने कर दिया, vf से क्या पुट कर दिया, vi plus at, फिर वो जो पुराना vi था वो वैसे ही रखनी जगह पे, और डिवाइड में 2 भी एडिटिव रहेगा। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, vi plus vi क्या बन जाएगा, 2vi, ठीक है, और at एडिटिव रहेगा, सही। यहां तक कोई मसला, अच्छा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2vi plus at डिवाइड बाय 2, ये 2 इसके डिवाइड कर दिया और इसके डिवाइड कर दिया, एलसीएम हुआ। अब मैंने अभी क्या लिखा हुआ है, ब्रेक द एलसीएम, एलसीएम ब्रेक कैसे करते हैं, नॉट क्या लिखा हुआ है, 2vi plus at अपॉन, ये लिखा हुआ है। एलसीएम ब्रेक का मतलब क्या है, ये प्लस का निशान है, अब मैंने बोला 2 ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो ऐसे लिख दिया इसको 2vi अपॉन 2, यहाँ पर लिख दिया, बीच में प्लस लगाओ, और at अपॉन 2 ये अलग कर दिया। देख रहा था क्या, ब्रेक द एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम कैसे लेते हैं हम, कि दोनों के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं, कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, और नीचे वालों को आपस में कर देते हैं। तो हमने इसका अवॉइड कर दिया कि ये पूरे नीचे तक, इसको ब्रेक करके इसका अलग लिख दिया और इसके साथ अलग से लिख दिया, इसने कोई मसला ब्रेक द एलसीएम। अब सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास देखो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, ये दोनों आपस में, अच्छा यहाँ पे 2 से 2 कैसे क्यों नहीं किया, क्योंकि वो दोनों के साथ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ vi के साथ है, at के साथ नहीं है, इसलिए वहां पे कैंसिल नहीं किया। अब यहाँ पे कर सकते हैं कि ये vi का बिल्कुल अलग चीज है और वो बिल्कुल अलग पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ vi बच गया, और ये at अपॉन 2 एज इट इज आ गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है v एवरेज वेलोसिटी, हमें पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है, डिस्टेंस बताती है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, s होता है, डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, s होता है। तो मतलब अभी देखो इस इक्वेशन में कहीं पे s नहीं है, इस पूरे में भी क्या नहीं है, s नहीं है, और वो तो हमें लास्ट में चाहिए, तो वो हम कैसे निकाल रहे हैं, क्या हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है इसके वेलोसिटी इनटू टाइम है, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम है। अब यहां पे देखो वेलोसिटी आई है v एवरेज, इसको रिमूव करने के लिए अगर ये t यहां पे क्या हो रहा है, हमारा के तो v इक्वल्स टू s अपॉन 2z, ठीक है। तो इस v की जगह मैं क्या लिख दूंगा, s अपॉन t, तो अब इक्वेशन में ऐसा आ गया,
लेकिन हमें चाहिए इक्वल टू के जगह सिर्फ s चाहिए, t नहीं चाहिए हमें। तो t यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां जाके अब ये मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से हो रहा है, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इस पूरे से होगा, तो ये इससे हुआ तो क्या बन गया VIT, और यहाँ पे देखो जब इससे मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे एक t ऑलरेडी था, एक t पहले से, यहाँ पे t मल्टीप्लाई बाय t क्या बनता है हमारे पास t स्क्वायर, और अगर t प्लस t होता तो क्या बनता है ये 2t। तो ये कोई भी दो वेरिएबल अगर प्लस होते ऐड होते तो उनके हम कोफिशिएंट स्क्वायर करते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है जो यहाँ पे लिखे होते हैं, यहाँ पे भी 1 है, 1 + 1 2 आ गया। जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर को ऐड करते हैं। अभी इसकी पावर कुछ भी नहीं लिखी तो मतलब 1 है, 1 + 1 तो पावर क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा पावर किस तरह ऐड होती है, कब ऐड करते हैं कब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है सब बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और देखो ये क्या बता दिया हमारे पास डिस्टेंस, s क्या डिस्टेंस, s = VIT + 1/2 AT²। ये 1/2 कहां से आया, 2 है ना, ऑलरेडी डिवाइड है, तो 1 लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। हमने 1 इसलिए लिख दिया कि नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे शो करवाते हैं। ये 1 मतलब 1 है, अगर यहां पे लिखा हुआ है 1/2 × AT², तो 1 से मिलाने क्या आंसर आएगा वही आ जाएगा वापस, तो फर्क नहीं पड़ता ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। लेकिन हमने इसके लिख दिया इस तरह के, बुक में भी ऐसे दिया हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही होती है। इसमें कोई मसला, ये आता है लॉग में, सेकंड इक्वेशन भी और अभी थर्ड पढ़ गया वो भी, ये लाजमी लॉग में आता है हर साल, एक साल सेकंड आते एक साल थर्ड आते। ठीक है, इसमें कोई मसला सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड वाले को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। Third equation of motion determines the relationship among velocity and distance covered by a uniformly accelerated body. अब पहले हमने बोला वेलोसिटी बताएगा vf बताया, सेकंड में बोला डिस्टेंस बताएगा s बताया। अब थर्ड में दो चीजों की बात हुई, रिलेशनशिप अमंग वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस तो लाजमी आएगा, साथ में क्या लिखा हुआ है, अच्छा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में है एक्सेलरेशन लाजमी आती है, क्योंकि जब हमने इससे पहली बार पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन में तो हमने बात की थी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगी, तो तीनों में एक्सेलरेशन तो लाजमी आएगी। स्टार्ट कैसे करते हैं इसको, लेट अस टेक द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या थी हमारे पास, Vf = Vi + AT, यही थी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा अब यहां पे क्या करेंगे हम, हमें इसके अंदर क्या चाहिए, डिस्टेंस भी चाहिए और वेलोसिटी तो है हमारे पास, इसमें हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। हमने क्या किया, इसमें स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, तो ये तो सिंपल क्या हो गया vf का होल स्क्वायर, vf स्क्वायर हो गया। यहां पे क्या होगा a + b होल स्क्वायर, फार्मूला होता है हमारे पास मैथ में, a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर। तो ये जब खुलेगा यहां पे तो ये इस तरह खुलेगा, तो देखो a क्या हमारे पास ये है और ये b है 80, पूरा 80 दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया vi², फिर 2ab, 2 एज इट इज आ गया, a क्या था vi और b क्या 80, पूरा 80, तो vi 80, ये पूरा हमारे पास क्या आ गया 2ab और b का स्क्वायर क्या होगा a² t², मतलब ऐसे लिखो 80 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर इस a पर भी है और इस t पर भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया b का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को उसका किस तरह बोला, a² + 2ab + b²। अच्छा अब यहां पे देखो हमें, ठीक है, वेलोसिटी तो हमें चाहिए यहां पे। पीछे वाली साइड पे एक चीज और हमने देखी थी कि एक बात और लिखी थी मैंने, वेयर टाइम इंटरवल इज नॉट मेंशन्ड, यानी टाइम नहीं होगा इसके अंदर। इस इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन के अंदर टाइम का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। तो अब आ जाओ नेक्स्ट इसमें वापस, तो अभी हमारे पास यहाँ पे हमें चाहिए, अभी पहले लिख लेते हैं, हमें चाहिए इसमें वेलोसिटी चाहिए, भले वो vf की फॉर्म में हो, vi की फॉर्म में हो या v की फॉर्म में हो। ठीक है, हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, हमें टाइम नहीं चाहिए।
अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, फिर वेलोसिटी, ये t नहीं चाहिए हमें, ना ये t चाहिए, इन्हें हटाना है और एक चीज ये क्या दी, डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या किया, जब मैंने ये तो कॉमन है दोनों में, नजर आ रहा है ए इसमें भी इसमें भी कॉमन आता है ना, फैक्टराइजेशन पढ़ ली थी मैथ्स के अंदर, उसमें कॉमन कैसे लेते हैं हम, ए दोनों में आ रहा है, ए हमने क्या ले लिया कॉमन लिया, लेकिन साथ में मैंने 2 भी कॉमन लिया, जबकि 2 सिर्फ इसमें है इसमें नहीं। तो एक मैथ्स रूल याद रखना कि अगर आपके पास दो चीजें लिखी हैं, फॉर एग्जांपल 2a प्लस b प्लस ab इक्वल्स, ये दो चीजें लिखी हैं, इनमें भी कॉमन क्या है, इन दोनों में a कॉमन है, जब a कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, 2b और c बचेगा। अब मैं चाहता कि मैं 2 को भी कॉमन ले लूं, मैं चाह रहा हूं मैं 2 को भी कॉमन लूं, लेकिन 2 एक साइड पे तो है दूसरे पे नहीं, तो मैं जो भी चीज जबरदस्ती कॉमन ले रहा हूं, यहां तो ये मौजूद थी, जब तो ये मौजूद थी यहां तो मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे ये नहीं थी, तो मैं क्या करूंगा, जो भी यहां बचा है कॉमन लेने का, जो भी यहां बचा है उसको डिवाइड कर दूंगा उसी चीज से जो मैंने कॉमन लिया जबरदस्ती। तो मैंने यहां पे 2 इसके पास नहीं था, फिर भी मैंने कॉमन लिया, तो मैंने सब उसके डिवाइड कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल यहां पे था 3 और मैं 3 कॉमन लेता, तो उसे डिवाइड किससे करता, 3 से करता, ठीक है। तो कोई भी चीज हम जबरदस्ती कॉमन लेते हैं और वो जिस टर्म में नहीं होती उसका हम उसको डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। और इसकी लॉजिक क्या होती है ये भी देख लो, देखो हमारे पास होता है कि चलो 2 की एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी हम कोई चीज फैक्टराइज करते हैं तो हम पहले हम इसको वापस मल्टीप्लाई करें, तो आंसर में क्या चाहिए, यही आना चाहिए। अब मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करता हूं इससे, ये मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, 2ab बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 2a मल्टीप्लाई बाय c अपॉन 2, ये चीज बनी है, बनी है ये चीज, 2 आ रहा ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगी वही चीज, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं कि जब वापस मल्टीप्लाई करते हैं वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सेम काम यहां पे किया, हमने यहां पे क्या किया, 2a को कॉमन ले लिया, अब ये तो यहां पे था ही कॉमन, ये तो था ही कॉमन और 2 लिया प्लस c कॉमन, तो यहां ये बच गया 1 अपॉन 2। अब अगर गौर से देखो तो ये हमारे पास क्या बन गया, सेकंड क्वेश्चन मिल गई, और सेकंड क्वेश्चन किसके बराबर होती है, ये पूरी चीज बराबर किसके होती है, s के, तो इस पूरे की जगह क्या आ गया हमारे पास, s आ गया, ये पूरा बराबर किसका आ जाएगा, s के, तो ये 2a ऐसे रहा और इस ब्रैकेट की जगह आ गया हमारे पास s आ गया डिस्टेंस। अब देखो हमारे पास ये मिल गई, ये मिल गया वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब v की लगता है v और v, vf मिल गया vi मिल गया, ठीक है, a मिल गया मीटर, ये रहा, डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस भी मिल गया हमारे पास, तो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब सिंपल क्या है, इसको रिप्लेस मेथड होता है, जिस तरह हमने पहली क्वेश्चन को लिखा था कि vf की फॉर्म में लिखा, सेकंड को लिखा है s की फॉर्म में, थर्ड का क्या लिखते हैं हम, 2as को एक साइड लिखते हैं और वेलोसिटी के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है vf, एक ये रहा vi, तो ये हम एक साइड रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि हम रिलेशन शो कर रहे हैं किसका, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। तो जब दो चीजों का रिलेशन शो कर रहे हैं तो एक चीज अलग साइड पर आएगी और दूसरी अलग साइड से, तो हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, 2as vf² vi², ठीक है। इन तीनों इक्वेशन में कोई मसला, ये और सेकंड वाली लास्ट में आती है, एक साथ आती है, एक साथ आती है, ठीक है। अच्छा बस आप फॉर्मूले की रिस्पेक्ट से चीज याद रखना, ये मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी हमने तीनों इक्वेशंस पढ़ी है, ये पढ़ी है हमने कि कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी इधर से ज्यादा इसको मूव करवाती है, तो इसके ऊपर जो तीनों हमने इक्वेशन पढ़ी है वो एप्लीकेबल होती है। अब मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है हमारे पास, कि कोई बॉडी यहां पर रखी हुई, हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, जब इसको अपर ले जाएंगे तो ग्रेविटी इस पे इफेक्ट करेगी, जब कोई बॉडी यहां पर उसको नीचे लेकर आ रहे हैं, तो जब भी अप या डाउन की बात आ जाए, अप या डाउन की बात आ जाए तो वहां पे हमारे पास क्या आती है, ग्रेविटी आ जाती है। अप और डाउन का मतलब क्या, हमारे पास क्या आ गई, ग्रेविटी आ गई, और ग्रेविटी के लिए हम ए यूज भी करते हैं, हम इसको कहते हैं स्मॉल जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सिंपल रिवाइजन मोशन के अंदर होती है,
और जब अप डाउन की बात करते हैं तो वहां पे हमारे क्या आती है जी। ठीक है, एक चीज तो ये चेंज होगी। दूसरा देखो यहाँ पे जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं s, यहाँ पे आगे वो क्या हो जाएगी हाइट जाएगी। तो s बराबर आता है h के और a बराबर आता है g के फॉर ग्रेविटेशन मोशन। यानी अगर मोशन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, यानी अप डाउन जा रहे हैं, तो तीनों इक्वेशन वही रहेंगी सेम, बस जहां पर भी s है वहां पे h आ जाएगा, जहां पर भी a है वहां पे g आ जाएगा। ये मैंने यहां पे तीनों लिख दिए। पहली के अंदर पहली कहती है vf vi at ये क्या गया g आ गया। सेकंड थी s vit half at square, s ये क्या आ गया h, e ये क्या आ गया थर्ड बार आ गया 2gh 2as की वहां पे यहां पे आएगा 2 s की जगह g s की जगह h, सिंपल। ठीक है, ये मोबाइल के लिए इंपॉर्टेंट थी सॉल्व करें। यहां तक कोई मसला? हमने कहा था मोशन वाली रिलेटिव मोशन था, देखिए रिलेटिव मोशन